नमस्कार, डीबीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से क्या रोक सकेगा पाकिस्तान में विद्रोह। देखेंगे ज्योति मल्होत्रा के जासूसी जाल से कैसे सख्त हुई सरकार। एक नजर डालेंगे राहुल सोनिया के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर। देखेंगे पाकिस्तान की पोल खोलने पहला डेलीगेशन किन किन देशों में करेगा यात्रा। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे बिहार में पीके ने बनाई ऐसी कौन सी सोशल इंजीनियरिंग कि सभी की बड़ी टेंशन। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गाजीपुर में बड़ा हादसा, पूजा कार्यक्रम के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, कई झुलसे। दिल्ली में अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवा सकेंगे लोग, सरकार की ओर से मिलेंगे 30,000 रुपए। महाराष्ट्र में अचानक बदला मौसम, तेज हवा के साथ कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम युवती ने हिंदू बनकर किया अफेयर, अब युवक पर डाल रही इस्लाम कबूलने का दबाव। छत्तीसगढ़ में अबूझमाल के जंगलों में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी, एनकाउंटर में मारे गए 30 नक्सली। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में तैनात हुए T-72 टैंक 4000 मीटर की दूरी तक मिसाइल गिराने में सक्षम। हापुड़ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, मंदिर से 200 साल पुरानी मूर्ति चुराने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बढ़ा तेंदुए का आतंक, 10 घंटे चले अभियान के बाद वन विभाग ने पाया काबू। नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ी, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उत्तर प्रदेश में हुआ केस दर्ज। माहिल्याबाई की नगरी इंदौर के चिड़ियाघर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कर्नाटक से लाए गए नर किंग कोबरा को भी छोड़ा। अलीगढ़ में धर्मशाला तोड़ने पहुंची प्रशासनिक टीम का विरोध, रोकी गई कार्यवाही। जस्टिस वर्मा कैश कांड में फिर एफआईआर की मांग वाली याचिका हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास, पहले उनसे गुहार लगाएं। ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। हिटलर के प्रचार मंत्री जोसेफ गोएब्बल्स कहा करते थे कि यदि आप एक झूठ को बार बार दोहराते हैं तो आखिर में लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। पाकिस्तान में शायद यही हो रहा है, हर रोज वहां भारत पर जीत के लिए जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत को युद्ध में मात देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत बढ़ गई है। विदेशों में पाकिस्तानी लोगों का स्वागत किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को भारत पाक युद्ध स्वघोषित विजयी भूमिका के लिए प्रमोशन दिया जा रहा है। सवाल उठता है ये कि कैसे संभव हो रहा है ये सब। क्या पाकिस्तानी अवाम ने भी अपनी आंख, कान और मुंह बंद कर लिए हैं? भारत की मिसाइलों ने वहां जो तबाही मचाई है, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान जश्न मना रहा है तो मानना होगा कि ये देश अब मानसिक गुलाम भी हो चुका है। एक जिंदा राष्ट्र की पहचान होती है कि वो अपने शासकों से सवाल कर सके। भारत में युद्ध जीतने के बाद सरकार से विपक्ष सवाल कर रहा है, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसके चलते पाकिस्तानी अवाम ने अपने शासकों को लेकर आंखें मूंद ली हैं और सरकारी जश्न में उन्हें भी मजा आ रहा है, या सरकार अवाम के डर से इस तरह का माहौल बना रही है कि सरकार या सेना के खिलाफ विद्रोह ना हो सके। आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में खुलकर आवाज न उठने की वजह सेना की ताकत, प्रचार तंत्र, विपक्ष का दमन और जनता का आर्थिक संकटों में उलझा होना है। हालांकि सेना में असंतोष और जनता का गुस्सा भविष्य में चुनौती बन सकता है, लेकिन सभी संगठित विरोध की कमी और डर का माहौल मुनीर के खिलाफ आवाज को दबा रहा है। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ खुलकर आवाज न उठने के कई कारण हैं, जो सैन्य, राजनीतिक, सामाजिक और प्रचार तंत्र से जुड़े हैं।
पाकिस्तान में सेना का राजनीति और समाज पर गहरा नियंत्रण है। असीम मुनीर सेना प्रमुख के रूप में इस ताकतवर संस्थान को नेतृत्व करते हैं। सेना के खिलाफ बोलना जोखिम भरा है क्योंकि इसका इतिहास विरोधियों को दबाने का रहा है। उल्लेखनीय है कि सेना ने इमरान खान जैसे प्रभावशाली नेताओं को भी चुप कराया है, जिससे जनता और नेताओं में डर बना हुआ है। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल, मुकदमों और प्रतिबंधों के जरिए दबाया गया। मुनीर ने विपक्ष को कमजोर कर अपनी स्थिति मजबूत की है। इमरान खान के सारे विरोधी आसिम मुनीर के पीछे मजबूती से खड़े हैं। इससे संगठित विरोध की संभावना कम हो गई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद अब हरियाणा सरकार एक नया एक्शन लेने जा रही है। सरकार की तरफ से यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं। जी हां, इसमें ट्रैवल ब्लॉगर्स द्वारा बनाए जा रहे कंटेंट के लिए सख्त नियम होंगे। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने एक होम विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOPs का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन भी शामिल होगा, जिसमें होम डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट आदि शामिल होंगे। हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने बताया है कि आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक रिव्यू मीटिंग हुई है। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत की गई। साथ ही जिले में SSP, CP और DC के बीच कोऑर्डिनेशन की बात पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री संग हुई मीटिंग में ज्योति मल्होत्रा को लेकर भी चर्चा हुई है, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। यहाँ सोशल मीडिया और यूट्यूबर के कंटेंट को लेकर भी चर्चा हुई है। पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति की 5 दिन की कस्टडी थी। इस दौरान अलग अलग टीमों ने उससे तमाम सवाल किए। ज्योति की बार बार की पाकिस्तान यात्रा और पाक उच्चायोग में उसकी पहुंच को लेकर सवाल किए गए। जांच के दौरान पुलिस को एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी मिला है, जिसे जब्त कर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार इस मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की प्रक्रिया जारी है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई नई दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट केस में चल रही है। ईडी ने अदालत में चौंकाने वाला दावा किया है। उसने कोर्ट के सामने दलील पेश करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाता है। उन्होंने 142 करोड़ रुपए की कमाई की है। ईडी की तरफ से ASG राजू ने अदालत में कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ अन्य पर केस बनता है। ईडी ने अदालत में कहा कि संपत्तियों की कुर्की नवंबर 2023 में की गई थी। तब तक आरोपी अपराध की कमाई का फायदा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने 142 करोड़ का फायदा लिया। ईडी ने कहा कि जब आरोपियों ने अपराध की आय अर्जित की है तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन उस आय को अपने पास रखे रहना भी मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है। ये न केवल प्रत्यक्ष है बल्कि अप्रत्यक्ष भी है, जो अपराध की आय का अधिग्रहण है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब इस मामले की सुनवाई हो रही है। ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों के पक्ष को सुनने का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टालने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि उनको हाल ही में चार्जशीट की कॉपी मिली है, जिसको पढ़ने में समय लगेगा। ईडी की तरफ से ASG राजू ने सुनवाई टालने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई पर ही चार्जशीट की कॉपी दी गई थी और उसके बाद आज सुनवाई के लिए केस लगा था। उस समय किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई गई थी, लेकिन अब सुनवाई टालने की मांग की जा रही है। हम आज ही सुनवाई के लिए तैयार हैं। ईडी ने कोर्ट से कहा कि यंग इंडिया कंपनी का स्वामित्व हमेशा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रहा है। उसने दावा करते हुए कहा कि यंग इंडिया ने कभी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं की थी। उसका काम बस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फायदा पहुंचाना था। हमने 21 जगहों पर रेड की थी, जिसमें 51 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ था और कई आपत्तिजनक साक्ष्य भी बरामद हुए।
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विश्व शक्तियों को जानकारी देने और पाकिस्तान के आतंकवाद से संबंधों को उजागर करने के लिए भारत की वैश्विक पहुंच आज से शुरू हो रही है। 7 प्रतिनिधि मंडलों में से 2 आज अपने अपने अलॉट किए गए देशों की यात्रा शुरू करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की विचारधारा को दुनिया के देशों तक पहुंचाने के लिए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस डेलीगेशन में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, गणराज्य और सिंगापुर का दौरा किया जाएगा। आपको बताते चलते हैं कि डेलीगेशन में राजदूत मोहन कुमार, भाजपा सांसद प्रदान बरुआ, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, भाजपा सांसद ब्रजलाल, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, सीपीआईएम सांसद जॉन विट्रास, भाजपा सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी शामिल हैं। आज 2 भारतीय प्रतिनिधिमंडल रवाना होंगे। इनका नेतृत्व जेडीयू के संजय झा और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। संजय झा ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति है। हम 40 साल से इसे झेल रहे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अब पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। दूसरा उद्देश्य उसके परमाणु झांसे को उजागर करना है। साथ ही सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग पर आधारित थी। दोस्ती कहाँ है? हम भारतीय पक्ष को सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद का कोई भी काम पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ओसामा बिन लादेन कहीं नहीं मिला, वह आखिरकार पाकिस्तान में मिला। देश आतंकवाद पर पनपता है, हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। दूसरा दल शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में रवाना होगा। ये दल यूएई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया की यात्रा करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, अतुल गर्ग, मनन कुमार मिश्रा, पूर्व सांसद एस अहलूवालिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय शामिल हैं। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में किंग मेकर बनने की फिराक में है, जिसके लिए जातीय समीकरण को साधना शुरू कर दिया है। पीके इन दिनों सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं, जिसके दम पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से कड़ा मुकाबला कर सके। प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि वह बिहार में जातिवादी राजनीति के सिंडिकेट को हर हाल में तोड़ कर रहेंगे। वह कई मौकों पर कह चुके हैं कि जब दिल्ली में जात पात की राजनीति का बंधन टूट सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। इसी फॉर्मूले को लेकर पीके पिछले 2 साल से सर्व समाज की बात करते रहे हैं, लेकिन चुनावी तपिश के साथ बिहार के सियासी मिजाज के मुताबिक अपनी राजनीति में बदलाव किया और अब जातीय के बिसात पर अपना सियासी दांव सेट करना शुरू कर दिया है। बिहार की राजनीति पूरी तरह से जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। आरजेडी अपने एमवाई यानी यादव मुस्लिम समीकरण में विस्तार करते हुए ए टू जेड यानी सर्व समाज की पार्टी बनाने की जुगत में है। वहीं बीजेपी का कोर वोट बैंक अगड़ी जाति है, जिसके चलते ओबीसी की जातियों को जोड़ने पर लगी है। जेडीयू की कुर्मी और कोयरी वोट बैंक के साथ अति पिछड़े वर्ग पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। एलजेपी की पकड़ दलितों में पासवान समुदाय के बीच है। कांग्रेस की नजर दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर है। ऐसे ही जीतन राम मांझी की पार्टी की पकड़ दलितों में मुसहर समाज पर है, तो वहीं बीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी निषाद समाज के वोटों पर नजर गड़ाए हुए है। ऐसे में प्रशांत किशोर भी जातीय राजनीति में खुद को फिट करने में जुट गए हैं। पीके की रणनीति से साफ पता चलता है कि ठाकुर, दलित, ब्राह्मण और कुर्मी समीकरण बनाने की कवायद में जुटे हैं। प्रशांत किशोर ने जनसुराज की कमान पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह को सौंप दी है। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बताते चले कि पप्पू सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं। राजपूत की आबादी बिहार में 3.45% है, जो सूबे की 30-35 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। भूमिहार समुदाय पारंपरिक बीजेपी मतदाता हैं, जबकि राजपूत समुदाय 2014 से पहले तक आरजेडी के साथ रहा है। फिलहाल बिहार में राजपूत समुदाय बीजेपी के कोर वोटर बन गए हैं। बिहार में सियासत बदलने के साथ ही राजपूत समुदाय का भी सियासी मिजाज बदलता नजर आ रहा है।
ऐसे में प्रशांत किशोर ने राजपूत वोटों को साधने के लिए ही पप्पू सिंह को कमान सौंपी है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज के साथ।